हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं और ये प्रश्न कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित हैं। और जो भी टॉपिक हैं, यानी कि ये प्रश्न जिन टॉपिक पर आधारित हैं, सारा टॉपिक मैं आपका क्लियर कर दूंगा। यानी कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न एलटी ग्रेड में, पीसीएस में या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी टॉपिक हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ही बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको पूरा देखें। ठीक है, तो कुछ चुने हुए प्रश्न हैं। लगभग प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 20 से 22 या 23-24 होगी और सारे प्रश्न यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो समय आपका बहुत कम लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही बिल्कुल प्योर गोल्ड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले साल यूपी पीसीएस का ये प्रश्न है, पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एग्जैक्टली ना, जो यूपी पीएससी का यह एक बहुत ही सेट पैटर्न है कि वो कई प्रश्नों को मिक्सअप करके 2 सूचियों में बांट देता है और फिर आपसे कहेगा बताओ इसमें कौन सा सही है, कौन किस पर जा रहा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कह देंगे कि सर ये तो 2024 का पेपर है, तो 2024 के करंट अफेयर से हमारा क्या मतलब। लेकिन आपको मतलब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड, यानी कि 2025 में अगर ये प्रश्न आए तो इसका उत्तर क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, तो ये अभी 2025 में दिए नहीं गए हैं और ये दिया गया था किसको, तो डॉक्टर सुब्बाराव पुलरी को दिया गया था, पवुलरी को दिया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है अभी भी, मतलब ए का जो 3 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। ये अभी कोई लेटेस्ट अपडेट इसमें नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, विश्व साहित्य पुरस्कार 2024, इसमें भी कोई अपडेट नहीं है। ये आपका जो विकल्प है वो बी का 2 में ही जाके मैच हो रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को, और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 वाला ये दिया गया था किसको, आलोक शुक्ला को। अब हम बात करेंगे 2025 के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 ये 7 लोगों को दिया गया है इस साल, लेकिन कोई भी भारतीय इसमें नहीं है। तो बस इतना पता होना चाहिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन 2025। तो क्योंकि 2025 वाले में जो 7 लोग हैं उसमें कोई भारतीय नहीं, तो संभावना नहीं के बराबर है कि इस पर प्रश्न आएगा। संख्या पूछी जाएगी तो बता देना कि 2025 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया था अमिताभ बच्चन को, लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि ये पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया था, तो ध्यान देना कि जो आपका ये आदित्य बिरला ग्रुप है, तो कुमार मंगलम बिरला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको, कुमार मंगलम बिरला को। तो सारी बातें क्लियर। ठीक है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मज़ा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब देखो ये भी सूची पर आधारित प्रश्न ही है, विटामिन और रोग। तो ये आपको मैच कराना था कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर विटामिन ए अगर कम हुआ तो हो जाता है अंधापन, तो ए का तो 2 मैच हो जाएगा। फिर देखेंगे बी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपको 1, यानी कि बेरी बेरी। और सी पर है विटामिन सी, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3 वाला जो विकल्प है ये आपका सही, जो कि दिया गया है विकल्प सी में। तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अब आप ये बताओ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। आगे मैं इसका उत्तर आपको दूंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो बताना जरूर। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देना कि जो मानव विकास सूचकांक होता है इसमें आय स्तर भी देखी जाती है, शिक्षा भी देखी जाती है, संभावित जीवन अवधि या आयु भी देखी जाती है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1, 2, 4 वाला जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 62 का आपका यहाँ पर जो विकल्प बी है ये करेक्ट है। 1, 2, 4 वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अब बताइए कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है।
तो फ्रेंड्स कुल मिला के 169 देशों में यह रैंक जारी की गई है और भारत की रैंक बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, फिलहाल देखा जाए तो भारत की रैंक इस साल 130 है। कितनी है? 130, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। तो यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है, इसको आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है SDI, इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और कुल मैंने आपको बताया था 169, गलत हो गया, 193 देशों में भारत की जो रैंक है दोस्तों वो 130 है। ठीक है, कुल 193 देशों पर भारत की रैंक कितनी है? 130 है। जबकि इसके पहले जो रैंक आई थी तो उसमें हमारी रैंक थी 134। ठीक है, भारत अभी भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में शामिल है, यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तीव्र गति से नहीं हो रहा है, हम मध्यम मानव विकास श्रेणी में शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत इसकी हुई थी कब? 1990 से यह जो मानव विकास सूचकांक है यह प्रकाशित होता है और इसको डेवलप किया गया था महबूब उल हक और अमर सेन के द्वारा। महबूब उल हक जो कि एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और अमर सेन के बारे में भी आप जानते ही होंगे। तो ये मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित होता है। सारी बातें क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी योजना पहले शुरू हुई और कौन सी योजना बाद में स्टार्ट हुई। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको देना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है यह 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 हो गया। दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह योजना शुरू हुई थी कब? 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह योजना शुरू हुई 2016 में और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू होती है 2017 में। ठीक है, तो आप देखेंगे 2014, 2015, 2016, 2017 यानी कि क्रम से ही 1, 2, 3, 4 हमारा जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। माल्थस ने तर्क दिया था, माल्थस एक जाने माने जो है अर्थशास्त्री थे, उन्होंने तर्क दिया कि जनसंख्या डैश प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति डैश प्रगति में बढ़नी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे जनसंख्या दोस्तों ये अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है और कृषि उत्पादन ज्यामितीय। तो इसका जो विकल्प बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। योजना का नाम और आरंभ तिथि। आजकल आप देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके पहले की भी योजनाएं अब पूछी जाने लगी हैं, यानी कि सारी योजनाएं आपको रटी हुई होनी चाहिए क्योंकि कौन सी योजना आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर आप मैक्सिमम योजनाओं को रट के रखते हैं और 4 विकल्प में से कोई 1-2 विकल्प भी आप सही पकड़ते हैं तो उसके आधार पर भी आप उत्तर सही दे लेते हैं। तो लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, मतलब कुछ योजनाएं तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं आपको सारी याद हैं तो जो प्रमुख योजनाएं हैं वो आप रट लीजिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये योजनाएं कब स्टार्ट हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 2014 में, जो कि आपके दूसरे विकल्प में दिया गया है। विकल्प बी में क्या है? जल जीवन मिशन, ये शुरू हुआ था कब? अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका विकल्प 3 सही हो गया। सी वाला देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी मई 2016 में, तो सी का 1 हो गया और डी का जो विकल्प है नवंबर 2016 हो जाएगा यानी कि 4। तो 3, 2, 1, 4 वाला जो विकल्प है सही दोस्तों, और ये दिया गया है 2, 3, 1, 4 वाला विकल्प, 2, 3, 1, 4 जो कि दिया गया है विकल्प ए में। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको मैच कराएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक है आपका अभिकथन, दूसरा है कारण। तो अभिकथन और कारण जो हैं इस प्रकार आपको यहाँ पर मैच करना है कि नीचे जो कूट दिए गए हैं इसके आधार पर आपको उत्तर देना है।
राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला विकल्प आपका सही है। दूसरा है कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, ये गलत है, यानी कि केवल ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। देखो दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि जो एक लचीली विनिमय दर प्रणाली होती है उसमें केंद्रीय बैंक नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति या व्यापार का जो प्रवाह है, पूंजी का जो प्रवाह है, ब्याज दर होती है और उस समय की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, तो उस पर यह निर्भर करती है। ठीक है, केवल केंद्रीय बैंक इसको निर्धारित नहीं कर सकता है। तो पहला विकल्प आपका सही है, विकथन मतलब सही है, कारण जो है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है द यूपीएससी derives इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों, ये अपनी शक्तियों को कहाँ से प्राप्त करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, संविधान से, पार्लियामेंट्री लॉज से, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर से, और तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि विकल्प डी में दिए गए हैं। तो आपका जो चौथा विकल्प है यही सबसे करीब है और यही सही होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? संवैधानिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद। तो जितने भी आपके अनुच्छेद हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सारे आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम में, और अगर आपको याद नहीं रहे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, जैसे कि बात करें दोस्तों, संविधान जो निर्वाचन आयोग है इसका जो वर्णन है, देखो क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? एक इसमें सही सुमेलित है, वही आपको पहचानना है। देखते हैं कौन सा सही है। निर्वाचन आयोग दोस्तों बता रहे हैं कि यह अनुच्छेद 165 में है। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन आपको मिलता है। वित्त आयोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 263 में, ये भी गलत है, ये 280 में मिलेगा आपको। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये 148 बता रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 338 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों 340 बता रहे हैं, ये भी गलत है आपका, ये मिलेगा आपको 338 बी में। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में सही कालक्रम की पहचान करिए, यानी कि कौन सा यहाँ पर जो मैटर है पहले है, कौन सा बाद में है। जैसे कि फ्रेंड्स, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, तो ये जो मैटर था दोस्तों इसका संबंध 1951 में है, 1951 में, 1951। इसके बाद है आपका सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, तो इसका है 1965। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दोस्तों, तो ये आया था 1967 में। और केशवानंद भारती, इसका संबंध है 1973 से। आप क्रम से देखिए, यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 ही सही मिलेंगे, यानी कि उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें कि ये जो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ था और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य था, इन दोनों में व्यवस्था दी गई थी, मतलब आदेश जो ऑर्डर आया था ये आया था कि ये मान लिया गया था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मैटर में तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाले मैटर में क्या हुआ था कि मूल ढांचा सिद्धांत पेश किया गया था, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और ये सारे जो यहाँ पर मैटर है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। ये एक अभिकथन जो है ये आपका करेक्ट है। कह रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि संघवाद क्या है, तो इसको इसलिए मैंने अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखवा दिया है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, तीसरा है क्वासी फेडरलिज्म, और चौथा कौन सा है, केंद्रीकरण यानी फेडरलिज्म विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी।
दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी आपका करेक्ट है, यानी कि पहले का 4 सहकारी संघवाद, ये ग्रैनविल ऑस्टिन से संबंधित है। ठीक है। दूसरा है बी का 3, यानी कि सौदेबाजी संघवाद, जिसको कहेंगे आप बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये मॉरिस जोन्स से संबंधित है, मॉरिस जोन्स। तीसरा है आपका क्वासी फेडरलिज्म, और ये संबंधित है आपके केसी वेयर से। और नेक्स्ट है आपका केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, ये संबंधित है दोस्तों आपका आइवर जेनिंग्स से। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में कौन सा एक स्तर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 3 स्तर हैं वो हैं पंचायत समिति, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है। यहाँ पर न्याय पंचायत ये कोई स्तर नहीं है, तो इसका जो उत्तर है वो विकल्प डी है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिनमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित में शामिल होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से लोग बाकी शामिल होंगे। तो 76 में देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहेगा, तो आपका जो पहला विकल्प है ये तो रहेंगे। राज्यसभा के सभापति रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहेंगे, यानी कि 1, 3, 4 जो कि दिया गया है विकल्प डी में। तो ये आपका उत्तर है। ठीक है। 76 का डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मैच ऑन द अमेंडमेंट्स विद देयर ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, ये आपको पता है ना कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। तो ए का जो है वो 3 मैच हो गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, यानी कि बी का जो उत्तर है वो 1 में जाएगा। फिर है आपका 86वां संविधान संशोधन, ये होता है दोस्तों 2002 में। और डी यानी कि जो आपका 96 क्रम का संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 2011 में। तो ये आपका जो विकल्प है इस प्रकार से होगा कि 3, 1 और 3, 1 वाला विकल्प डी में ही दिया गया है, तो यही आपका उत्तर बनेगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। अब देखो, प्रश्न ये नहीं है कि इनको कालानुक्रम में बैठाना है। प्रश्न है कि उपयुक्त घटनाओं में किन्हें या किसे भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ था ये 2 बार में हुआ था, 1969 में और 1980 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन होता है 1975 में। और बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना कोई लिखित नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि 1960 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। और तीनों ही प्रक्रियाएं जो हैं भारत में वित्तीय समावेशन की जिम्मेदार मानी जाती हैं, यानी कि 1, 2, 3 सभी विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा गलत है। जैसे कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, ये आपका करेक्ट है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया था, ये भी सही है। यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, दोस्तों ये गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में लागू हुआ था, न कि 2010 में। तो इसका जो 1 और 2 वाला विकल्प है केवल यही सही है, बाकी जो तीसरा विकल्प है ये गलत है। तो उत्तर बनेगा डी। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के बारे में बात हो रही है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो आएगा आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और इसको जो है स्टार्ट कब किया गया था, तो इसको शुरू किया दोस्तों 1978 में ही इसे स्टार्ट कर दिया गया था। 1978 में इसे नाम क्या दिया गया था, IRDP। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि इसको कहा जाता था स्वर्ण जयंती SG स्वरोजगार योजना। ये स्टार्ट हुआ था 1999 में, देख रहे हैं आप। 1978 के बाद आएगा 1999। ठीक है। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर नरेगा के बारे में,
NREGA। तो ये कभी स्टार्ट हुआ था 2005 में और जनधन योजना 2014 में। तो क्रम क्या बन रहा है 1 2 3 4, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। तो अच्छे से इसको आप लोग रटिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के बारे में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कह रहे हैं पहला कथन कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ था, गलत। इसका गठन हुआ था 1925 में। कब हुआ था 1925 में। तो पहला कथन गलत। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो यहाँ पर केवल 2 जो विकल्प है ये करेक्ट है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, 84 का डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। जैसे कि फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, तो इनकी स्थापना कब हुई। जैसे कि बात करें अगर हम यहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में, तो इसकी स्थापना कब होती है 1866 में होती है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1867 में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना होती है दोस्तों 1867 में। बहुत ही मिलते जुलते प्रश्न हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। और ये है आपका 1876, ठीक है। तो 66, 67, 67 और 1876। तो इस प्रकार से जो आपका उत्तर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा 1 2, या फिर ऐसे मानिए आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 कोई दिया गया है विकल्प है, ये आपका डी में दिया गया है, यही आपका उत्तर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ और भी प्रश्न आगे आपके चलते रहेंगे। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आपकी एल टिकट की परीक्षा में थोड़ा समय है, इसीलिए अभी जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो छोटे हैं। समय आने पर आपको मैराथन भी करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपका जो भी सिलेबस है, मतलब लगभग हर टॉपिक का एक मेगा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाए। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।